आपका स्वागत है कृषि लेसन 7 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करा रहा था दोस्तों रिलेशन ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। देखिए ये सब डाटा वगैरह बदलते रहता है, लेकिन ये बुक के अनुसार 52.7% याद रखिएगा। ठीक है, जो इन्फेसाइज करूँगा 2-3 बार समझिए कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जेन्युइनली पूछते रहता है। बाकी ये सब जो डाटा है ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, कितना परसेंट आगे है कितना पीछे नीचे, ये सब करंट के हिसाब से देखना पड़ता है। भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। ओके, 54% जो है आपका कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है वर्तमान में 13.9%। यही उल्टा था उस समय, किस समय 1952 को। ठीक है, लगभग 52% के आसपास था उस समय। ओके, 1950 से 51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद कृषि का योगदान कितना था। देखिए 52 हम बोल रहे थे, लगभग 55.40 था। ठीक है, और वर्तमान में कितना हो गया है जीडीपी में कृषि का योगदान 13.9%। ओके, 13.9%। उस समय 55 पॉइंट कुछ था। ठीक है, 40 था। भारत में कृषि क्षेत्र जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर खर्च किया जाता है। तो 0.3% जो है कृषि शोध पर खर्च किया जाता है। ठीक है, रिसर्च पर। भारत में एजुकेशन को पर देखिएगा खर्च वगैरह बहुत कम की जाती है। ओके, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। 13.8% है। ठीक है, 13.8% कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान सर्वाधिक कितना परसेंट है, 13.8% है। और कृषि में अगर उद्योग के बारे में बात करेगा तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा इंडस्ट्री है, दूसरा नंबर पर बात कर रहा हूँ, तो चीनी उद्योग। ठीक है, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है। खाद्यान्न के अंतर्गत में आने वाला क्षेत्र टोटल कितना है, 114 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। ओके, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, 1991 में या 1970 में। आंसर देखिए, प्रथम कृषि गणना 1991 में की गई थी या फिर 1970 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1970 में की गई थी। और 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी लागू हुई थी। ठीक है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसान की सम्मिलित किया गया जाता है। तो सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम वाले को क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर तक वाले को क्या कहते हैं, किसान, सीमांत किसान कहेंगे। ठीक है, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। तो 65% जो है 1 हेक्टेयर या उससे छोटी मानी जाती है। कितना इसका योगदान है, तो 65% योगदान है। इसमें 65% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया, 1.55 हेक्टेयर। इस समिति ने कृषि जोत पर टैक्स लगाने की संतुष्टि की थी। राज्य समिति ने किया था ओके, इसने किया था कृषि जोत पर टैक्स लगाने की संतुष्टि राज्य समिति ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या किया था, कृषि पर सिंचाई पर टैक्स लगाने के लिए योजना बनाया था। ठीक है, उसी प्रकार वो भी शासन कर रहा था, ये भी राज्य है तो राज्य से शासन करिए, याद रखिएगा। तो राज्य समिति ने ही कृषि पर टैक्स लगाने के लिए क्या किया था, रिकमेंड किया था। ओके, भारत में जोतों का औसत आकार घटने
का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम पहला, दूसरा भू स्वामित्व की ललक। ओके, जिसका आंसर जोतों का आकार क्या होगा? घटने लग रहा है। ठीक है, उत्तराधिकार का नियम, हाँ, भू स्वामित्व की ललक से क्या हो रहा है? जोतों का आकार घटता जा रहा है। ठीक है, हाँ, इसी कारण से क्या होता है, भारत में ये मशीनीकरण जो होता है थोड़ा स्लो है। ओके, भारत में कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3 भाग जो है आपका सिंचित क्षेत्र है। ओके, भारत में कितना परसेंट जो है सिंचाई सिंचित है? 1/3। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें हैं। ठीक है, सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है भारत में? तो नहरें हैं। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ये डाटा है, बदलती रहती है, लेकिन 45 बुक के अनुसार मारिएगा। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, ये आप देख लीजिए करंट के हिसाब से। भारत में कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, इसके प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ओके, कृत्रिम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है 36% पर। भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होती है? 36% जो है नहरों के द्वारा होती है। ओके, और कृत्रिम सिंचाई के जरिए 36%, कृत्रिम सिंचाई के जरिए 36% और नहरों के द्वारा सिंचित होती है 36%, यानी वही कृत्रिम है आपका। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? कुआं और नलकूप है, ना कि नहर है। ओके, कुआं और नलकूप, जैसे पंजाब में ये दोनों का काफी योगदान है, नलकूपों का। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन है? कुआं और नलकूप है। भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत्तम, मध्यम और लघु तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है क्या? बृहत सिंचाई परियोजना उसे कहते हैं जहां कम से कम 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई करती हो। कम से कम, उससे कम नहीं, अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं। ठीक है, और कितना होनी चाहिए? 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? बृहत सिंचाई परियोजना। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना जो होगी 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र से होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम। लघु सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? 2,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसको किया गया है? लघु सिंचाई को किया गया है। जो भूमिगत जल है यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसके सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसको किया जाता है? तो लघु सिंचाई परियोजना जो है इसका सर्वाधिक यूज किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई? जमीन 2,000 हेक्टेयर का सिंचाई क्षेत्र होना चाहिए। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? 114 मिलियन हेक्टेयर तक की सिंचाई सुविधा, अधिकतम सिंचाई तक सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है विशेषज्ञों के अनुसार। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है? भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को कम से कम कर देना है। उसी को कहते हैं क्या? कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे CADP भी कहते हैं, ठीक है, कडप। CADP कडप का मौलिक उद्देश्य क्या है? जो सिंचाई के जो साधन उपलब्ध है उसकी क्षमता और उनके सदुपयोग के बीच जो अंतर है, किसका, क्षमता और उपयोग के बीच के अंतर को कम से कम करना है, ठीक है। सदुपयोग के मध्य जो अंतर है उसको कम से कम करना यानी न्यूनतम कर देना है, ये कडप का मौलिक उद्देश्य है। यानी जो भी आपके पास सिंचाई के साधन है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है और उनके बीच सदुपयोग के मध्य यानी किस प्रकार सदुपयोग करेंगे वो उसके बीच वो दोनों के अंतर को कम से कम कर देना है। यही क्या है, किसका उद्देश्य है? CADP का उद्देश्य है। ओके, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसे कडप कहते हैं के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? नहरों से जल का वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना। जी हाँ, ये नहीं है, क्योंकि उसका कडप का उद्देश्य है सिर्फ डिफरेंस को कम से कम करना। किसका डिफरेंस? तो सिंचाई के साधनों की क्षमता का और दूसरा सदुपयोग का, ठीक है। खेतों की ढाल को मंद करना, समतल करना, यह कडप का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत में कृषि सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? कौन सा कथन जो है असत्य है? भारत में कृषि सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके कारणों में कौन जो है गलत है, ये बताना है आपको। गलत बताना है कि कौन सा होगा। सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं होती है, ऐसा नहीं है। और जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण और भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें गलत पूछ रहा, गलत कौन सा है? कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूकता नहीं होती है, जागरूकता होती है। अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता है। आंसर डी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी? तो विशालकाय जो नदी घाटी परियोजना है उसको विशालकाय नदी घाटी परियोजना दी गई थी। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना ये सब बनाया जा रहा था ना, उस समय ये वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी। किसने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा तो वो बृहद सिंचाई परियोजना कहलाएगा। लघु सिंचाई परियोजना 2,000 से कम होनी चाहिए, मतलब 2,000 हेक्टेयर तक होनी चाहिए, वो लघु हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल में प्रवेश करता है, ओके। उत्तर पश्चिम मानसून तमिलनाडु में, ठीक है। इसको आता हुआ मानसून कहा जाता है, इसको जाता हुआ मानसून कहा जाता है। और मानसून का डिफिनेशन क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कुछ बताइएगा। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है, ओके। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। गेहूं सर्वाधिक उत्पन्न हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? मोटा अनाज का और दलहन का। मोटा अनाज और दलहन को क्या कहते हैं? क्या
ये कुल खाद्यान्न में अंश कम हो गया है हरित क्रांति के समय। जी हाँ, गेहूं चावल का बढ़ गया है। हरित क्रांति के दौरान भारत के में चावल का उत्पादन क्या हुआ है? अपरिवर्तित रहा है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ है? अपरिवर्तित रहा है। ओके, कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों का दलहन क्या हुआ? कम गया है। ठीक है, अब बढ़ा क्या चीज का है? चावल गेहूं का। अपरिवर्तित खाली अकेले पूछेगा चावल के बारे में तो अपरिवर्तित कहिएगा। ठीक है, भारत ये कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 में। ठीक है, इसी समय क्या हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम जिसे हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, HYP कहा जाता है। HYP यानी हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी कार्यक्रम 1966 में चालू की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दलहन में देखने को मिला हरित क्रांति के सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम। ओके, ओए लक्की लक्की ओए।